दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। YouTube पर बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो पर कमेंट कर और इसे लाइक तथा शेयर करके भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों, गंगा को साफ करने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन गंगा अब भी कराह रही है। सरकार ने गंगा को साफ करने के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन सवाल यह है कि गंगा को साफ करने की योजनाओं में क्या ईमानदारी बरती गई? यह सही है कि केवल सरकार के भरोसे ही गंगा साफ नहीं हो सकती। सवाल यह भी है कि इस समाज ने गंगा की सफाई के लिए क्या किया। जब सरकार गंगा की सफाई के बड़े बड़े दावे पेश करे और गंगा कराहती रहे तो सरकार के दावों पर तो सवाल उठेंगे ही। तो आखिर गंगा की पीड़ा कौन सुनेगा? पिछले दिनों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन लाखों लीटर गंदा पानी गंगा और उसकी सहायक नदियों में गिर रहा है। प्रयागराज में गंगा का जल आचमन के लायक नहीं रह गया है। एनजीटी ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 22 अक्टूबर की रिपोर्ट में बताए गए उत्तर प्रदेश के 326 नालों में से 247 नालों के पानी का शोधन नहीं किया गया है। एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 41 स्थानों पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी से यह पता चलता है कि फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया 16 स्थानों पर मानक से अधिक हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा 2014 में शुरू की गई नमामि गंगे परियोजना के तहत जून 2024 तक 40,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई थी। दुखद है कि नमामि गंगे परियोजना में अनेक स्तरों पर लापरवाही देखने को मिली। हालांकि समय समय पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस संबंध में कुछ प्रयास करता दिखाई देता है, लेकिन कटु सत्य यह है कि गंगा को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने में अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी है। करोड़ों रुपए खर्च करने और अनेक परियोजनाएं बनाने के बावजूद यदि अभी तक गंगा को प्रदूषण झेलना पड़ रहा है तो हमें इस विषय पर गंभीरतापूर्वक चिंतन करना होगा। हालांकि जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट यह संकेत करती है कि 2018 से 2021 के बीच गंगा नदी का जल उतना प्रदूषित नहीं रहा जितना पहले था। यह सही है कि गंगा के साथ भारतीय समाज की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अंध आस्था अनेक नई समस्याओं को जन्म देती है। अगर गंगा के प्रति भारतीय समाज की आस्था सच्ची होती तो न गंगा प्रदूषित हुई होती और न ही हमें गंगा की स्वच्छता के लिए सरकारी नीतियों के भरोसे रहना पड़ता। भारतीय समाज ने अपने पाप धोने के लिए गंगा में डुबकी तो लगा ली, लेकिन वह गंगा की आत्मा में डुबकी न लगा पाया। यही कारण है कि गंगा के साथ हमारे समाज का रिश्ता स्वार्थ की भेंट चढ़ गया। गंगा हमें विभिन्न तौर तरीकों से सुख समृद्धि प्रदान करती रही, लेकिन हम गंगा को वह आदर नहीं दे पाए जिसकी वह हकदार थी। भारतीय समाज ने आस्था की आड़ में गंगा पर जो कहर ढाया वह अंततः समाज के लिए ही घातक सिद्ध हुआ। दरअसल अंध आस्था में हम अपनी आंखें इस कदर बंद कर लेते हैं कि हमें हमारी आंखें खोलने वाली चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमने गंगा माता की आरती में इतनी घंटियां बजाईं कि घंटियों के शोर में गंगा की कराह और पीड़ा भी न सुन पाए। गंगा की स्वच्छता के लिए न जाने कितनी परियोजनाएं बनी, लेकिन गंगा आज भी कराह रही है। इसलिए गंगा की आरती में नारे लगाने वाला समाज जब तक इस मुद्दे पर जागरूक नहीं होगा, तब तक गंगा की सफाई के दावे नारे ही बने रहेंगे और गंगा यूं ही कराहती रहेगी। केंद्र सरकार ने गंगा को साफ करने के लिए नमामि गंगे परियोजना शुरू की थी। हालांकि यह परियोजना जोर शोर से शुरू की गई, लेकिन इस योजना के अंतर्गत भी कम चुनौतियां नहीं हैं। पिछले दिनों प्रदूषित पानी को गंगा में बहाने से रोकने के क्रम में
उत्तर प्रदेश के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कानपुर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनेक टेनरियों को बंद करने का आदेश दिया था। दरअसल अनेक टेनरियां अपने यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट न लगाकर टेनरी का गंदा पानी सीधे गंगा में बहा रही थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो आम जनता प्रदूषण जैसे मुद्दों पर जागरूक हो रही है, त्यों इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। गंगा के प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट भी अनेक बार दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं, लेकिन इस मामले में अभी तक नतीजा ढाक के तीन पात ही है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSC के विशेषज्ञों ने कुछ समय पहले कहा था कि गंगा की सफाई का अभियान इसी तरह चलता रहा तो आने वाले 30 वर्षों में भी गंगा साफ नहीं हो पाएगी। गौरतलब है कि गंगा के किनारे अनेक शहर, कस्बे और हजारों गांव स्थित हैं। प्रतिदिन इस आबादी का लगभग 1.3 बिलियन लीटर अपशिष्ट गंगा में गिरता है। गंगा के आसपास स्थित सैकड़ों फैक्ट्रियां भी गंगा को प्रदूषित कर रही हैं। एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन लगभग 260 मिलियन लीटर औद्योगिक अपशिष्ट गंगा में जहर घोल रहा है। गंगा में फेंके जाने वाले कुल कचरे में लगभग 80% नगर पालिका का कचरा होता है, जबकि 15% औद्योगिक कचरा। जहां एक ओर नगर पालिका का कचरा विभिन्न तौर तरीकों से गंगा के प्राकृतिक स्वरूप को नष्ट कर रहा है, वहीं दूसरी ओर औद्योगिक कचरा विभिन्न रसायनों के माध्यम से गंगा को जहरीला बना रहा है। पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या विस्फोट के कारण गंगा किनारे की आबादी तेजी से बढ़ी है। विडंबना यह है कि गंगा किनारे बसी इस आबादी ने भी गंगा को साफ सुथरा रखने में कोई शुद्ध नहीं ली, बल्कि इसे प्रदूषित ही किया। इस प्रदूषण के कारण ही आज हैजा, पीलिया, पेचिस और टाइफाइड जैसी जल जनित बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 80% स्वास्थ्यगत समस्याएं और 1/3 मौतें जल जनित बीमारियों के कारण ही होती हैं। ऋषिकेश से इलाहाबाद तक गंगा के आसपास लगभग अनेक औद्योगिक इकाइयां स्थित हैं। इनमें चीनी मिल, पेपर फैक्ट्री, फर्टिलाइजर फैक्ट्री, तेल शोधक कारखाने, फार्मा कंपनियां तथा चमड़ा उद्योग प्रमुख हैं। इन सभी औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला कचरा और रसायन युक्त गंदा पानी गंगा में गिरकर गंगा के पारिस्थितिक तंत्र को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट में मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मरकरी, भारी धातुएं, कीटनाशक और पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल जैसे खतरनाक रसायन होते हैं। ये रसायन जानवरों एवं मनुष्यों की कोशिकाओं में जमा होकर बहुत सी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। चमड़ा उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट में विभिन्न कार्बनिक पदार्थ, क्रोमियम, सल्फाइड, अमोनियम तथा कुछ अन्य तत्व होते हैं। ज़्यादातर चमड़ा उद्योग में चर्म शोधन की प्रक्रिया के लिए क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में लगभग 40% क्रोमियम अपशिष्ट के रूप में बाहर निकलता है। दरअसल पानी के साथ बहकर आने वाले रासायनिक उर्वरक और DDT जैसे कीटनाशक भी गंगा के प्राकृतिक स्वरूप को नष्ट कर रहे हैं। गौरतलब है कि जहरीला होने और कैंसर पैदा करने वाले प्रभावों को देखते हुए अमेरिका में DDT का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। गंगा किनारे होने वाले दाह संस्कार, श्रद्धालुओं द्वारा विसर्जित फूल, पॉलीथीन और अन्य सामग्री तथा अधजले शव भी गंगा को बीमार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक और गंगा का प्रदूषण किसी न किसी रूप में बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी ओर गंगा का उद्गम स्थल भी प्रदूषण की चपेट में है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के ग्लेशियर अध्ययन केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार गंगोत्री ग्लेशियर के माइक्रो क्लाइमेट में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, तेजी से बदलाव हो रहा है। गौरतलब है कि इसकी सतह पर कार्बन और कचरे की काली परत जमा हो गई है। प्रदूषण के कारण 144 वर्ग किलोमीटर में फैले गंगोत्री ग्लेशियर का रंग काला पड़ता जा रहा है। तापमान बढ़ने के कारण यह ग्लेशियर 18 मीटर प्रति वर्ष की गति से सिकुड़ता जा रहा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार गंगा विश्व की उन 10 नदियों में से एक है जिन पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। गंगा में मछलियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए एक अध्ययन में पता चला है कि गंगा को स्वच्छ बनाने में सहायक मछलियों की अनेक प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त हो चुकी हैं। हमें यह समझना होगा कि केवल सरकारी परियोजनाओं के भरोसे ही
गंगा को स्वच्छ नहीं बनाया जा सकता है। गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक जन जागरण अभियान की जरूरत है। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।